नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, उनका अपन डिटेल से व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, ये प्रश्न बेटा बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना है, ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई, वो हुई बेटा 12 जुलाई 1982 को। ये प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। बेटा, नाबार्ड से जुड़ी हुई सारी बातें मैं आपको यहां बता दूं। नाबार्ड, सबसे पहली बात, या तो हमारे से प्रश्न पूछता है कि नाबार्ड है क्या। तो नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। पहली बात, नाबार्ड है क्या? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। दूसरी चीज, नाबार्ड की पूछे स्थापना। तो नाबार्ड की स्थापना है, ये हुई थी 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को। अगर पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई, तो समिति है वो शिवरमन है, शिवरमन समिति की सिफारिश पे। नाबार्ड का पूछे कि किस 5 ईयर प्लान में, तो नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नाबार्ड का हेड ऑफिस हमारे से पूछे कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और नाबार्ड है बेटा, इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष आपसे पूछे तो वर्तमान समय में अध्यक्ष गोविंद राजू चिंताला है, गोविंद राजू चिंताला। ये नाबार्ड के वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। और ध्यान रखना, नाबार्ड है, इसी को बेटा कृषि वित्त की शीर्ष संस्था कहते हैं। तो देखिए, नाबार्ड से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बनते हैं या जितने भी प्रश्न पूछते हैं, उन सबको मैंने यहाँ आपको एक साथ है वो बता दिया है। प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बेटा 12 जुलाई 1982 को। प्रश्न संख्या नेक्स्ट अपन लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो अभी अपन ने बात की थी कि नाबार्ड की स्थापना से संबंधित समिति है वो है शिवरमन समिति। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है बेटा, एक्चुअल में जो नाबार्ड है, इन नाबार्ड की स्थापना से संबंधित जो समिति थी वो थी क्रेफी कार्ड, क्रेफी कार्ड समिति। और इस समिति के अध्यक्ष थे वो थे शिवरमन। अध्यक्ष कौन से थे? शिवरमन। शिवरमन इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब ये प्रश्न कॉमर्स व्याख्याता में 2 बार अलग अलग फॉर्मेट में आ चुका है। एक बार तो प्रश्न पूछा कि नाबार्ड की स्थापना से संबंधित समिति कौन सी है, तो उसमें पेपर सेट ने क्रेफी कार्ड भी लिख दिया और शिवरमन भी लिख दिया। तो ऐसी स्थिति में जो सही उत्तर माना गया आरपीसी के द्वारा वो माना गया क्रेफी कार्ड, क्योंकि एक्चुअल में समिति थी वो तो क्रेफी कार्ड ही थी, शिवरमन तो उसके अध्यक्ष थे। और फिर एक बार प्रश्न दिया कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति पे हुई, तो वहाँ क्रेफी कार्ड विकल्प नहीं था, शिवरमन दे रखा था, तो उत्तर शिवरमन करना पड़ा। तो ध्यान रखना, अगर ये प्रश्न देता और उसमें क्रेफी कार्ड भी लिखा हुआ और शिवरमन भी लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर होगा क्रेफी कार्ड। और अगर क्रेफी कार्ड लिखा हुआ ही नहीं है, केवल लिखा ही शिवरमन है, तो फिर मेरे बच्चों इसका उत्तर होगा वो होगा शिवरमन
समिति। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि वित्त का संस्थागत स्रोत है। यह भी कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि वित्त का संस्थागत स्रोत है। तो यह संस्थागत स्रोत है वो है बेटा सहकारी बैंक। कृषि वित्त का संस्थागत स्रोत है वो कौन सा है, सहकारी बैंक। अब ये संस्थागत स्रोत कैसे हैं, कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बेटा कृषि जो वित्त होता है, कृषि वित्त के स्रोत हैं, इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं संस्थागत स्रोत और एक होते हैं गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत। दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसान को किसी व्यक्ति विशेष से कर्जा मिलता है तो वो तो गैर संस्थागत होता है। जैसे सेठ है, साहूकार है, महाजन है, जमींदार है, रिश्तेदार हैं, यानी अगर किसान किसी भी व्यक्ति विशेष से कर्जा लेता है तो वो गैर संस्थागत स्रोत कहलाता है, चाहे सेठ हो, साहूकार हो, महाजन हो, जमींदार हो, रिश्तेदार हो। और यदि किसान को किसी बैंक से कर्जा मिल रहा है, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो, व्यापारिक बैंक हो, चाहे वो आपका सहकारी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक हो, चाहे वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे वो भूमि विकास बैंक हो, भूमि विकास बैंक हो, ये बेटा जी कौन से कहलाते हैं, ये संस्थागत स्रोत कहलाते हैं। तो प्रश्न दिया ही क्या है कि कृषि वित्त का संस्थागत स्रोत कौन सा है, तो साहूकार गैर संस्थागत है, महाजन भी गैर संस्थागत है, जमींदार भी गैर संस्थागत हैं, सहकारी बैंक, ये देखिए सहकारी बैंक है वो कौन सा बेटा हो, संस्थागत हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, राजस्थान में, ये प्रश्न है पिछला जो पीएसआई का एग्जाम है, पीएसआई के एग्जाम से उठाया गया, पीएसआई के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान में मसाला व बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो राजस्थान में बेटा वो मसाला और बीज अनुसंधान केंद्र हैं, वो हैं तबीजी अजमेर। राजस्थान में मसाला और बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं, तो राजस्थान में ध्यान रखना, एक तो या तो पूछता सरसों अनुसंधान केंद्र, तो राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र तो शेवर भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में हुई थी। और यह प्रश्न पूछता है कि राजस्थान में मसाला व बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं, तो राजस्थान में मसाला और बीज अनुसंधान केंद्र है वो तबीजी अजमेर में है। अब यहाँ भी हमारे को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जनरली बेटा ये प्रश्न आता है तो इसमें उत्तर तबीजी अजमेर ही देता है, पर एक बार आरएस प्रीलिम्स में क्या हुआ कि तबीजी नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया था डूमाड़ा अजमेर, डूमाड़ा अजमेर। तो ध्यान रखना पर्टिकुलर जगह है वो तो कौन सी, डूमाड़ा है, निकटतम कस्बा है वो कौन सा, तबीजी है, और जिला कौन सा है, अजमेर है। तो बेटा ध्यान रखें, आरएस प्रीलिम्स में एक बार ऐसा कर चुका है, तबीजी का नाम नहीं लिख के डूमाड़ा लिख दिया, तो घबराने की ज़रूरत कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि डूमाड़ा है वो पर्टिकुलर जगह है, तबीजी निकटतम कस्बा है, जिला कौन सा, अजमेर है, और इसकी स्थापना है अप्रैल 2000 में हुई है। इसकी स्थापना का वर्ष आप देखें तो अप्रैल 2000 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई है। ये प्रश्न भी कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर अपन बात करें अगले प्रश्न की, ये प्रश्न देखे दे ही दिया गया है कि सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई।
ये बेटा कॉलेज जो लेक्चरर का पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है कि सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना है वो कब हुई। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र है, राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेवर में है, और सेवर कहाँ है, भरतपुर में है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो आप देखें तो 20 अक्टूबर 1993 में सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना है वो हुई है। तो बेटा अगर हमारे से पूछा जाए कि सरसों अनुसंधान केंद्र हैं वो कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो सरसों अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है सेवर में, और सेवर कहाँ है, भरतपुर में। कब स्थापना हुई, 20 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई। और दोस्तों ध्यान रखना, ये कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो उत्तर होगा 20 अक्टूबर 1993। सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। कब हुई है, 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है किस वर्ष शुरू की गई। ये पीटीआई के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, पीटीआई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई है। क्या योजना है ये, तो देखिए वैसे तो आप देखें तो भारत में फसलों के बीमे की शुरुआत 1985 से हो गई थी। 1985 में वृहद फसल बीमा योजना है वो प्रारंभ कर दी गई थी, और इसी वृहद फसल बीमा योजना का नाम बदल करके 1999-2000 में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना वो प्रारंभ की गई, और 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो प्रारंभ की गई है। तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा, बेटा प्रधानमंत्री फसल बीमा की अगर बात करें कि इसकी घोषणा कब हुई, तो घोषणा तो हुई है 13 जनवरी 2016 को, और इसको कह दें कि इसको लागू कब से किया गया, तो 15 जुलाई 2016, 15 जुलाई 2016 खरीफ की फसल से इसको लागू किया गया था। बेटा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें प्रावधान क्या है कि यदि किसान अपनी खरीफ की फसल का बीमा करवाता है उसको 2% प्रीमियम देना है, रबी की फसल का बीमा करवाता तो 1.5% प्रीमियम देना है, और यदि व्यापारिक फसलों का बीमा करवाता है उसको 5% प्रीमियम किसान को देना है। और इनके अलावा जो बाकी बचेगा उसका 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी, और 50% है वो संबंधित राज्य की स्टेट गवर्नमेंट है वो वहन करेगी, और किसान की फसल का क्या हो जाएगा, बीमा। यदि किसान ने अपनी फसल का बीमा करवा लिया तो बीमा तिथि से लेकर फसल की कटाई के 14 दिन बाद तक किसान की फसल को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई क्षति होती है तो बीमा कंपनी उसकी क्षति पूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होती है। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है किसान को कृषि से जुड़ी हुई जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे किसान को बचाना, उनसे होने वाली जोखिम से बचाना। और ये भी ध्यान रखना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये सामान्य बीमा निगम यानी जीआईसी के अधीन आती है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, ये सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ, सेकंड ग्रेड टीचर्स में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को व्यावसायिक फसलों के लिए कितना प्रतिशत प्रीमियम देना होता है। तो आपको पता है व्यापारिक फसलों के लिए अभी मैंने 5% बताया है, आपको तो तीनों का ही ध्यान रखना है। ये पूछता है बेटा, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, अगर खरीफ की फसलों का पूछे
तो 2%। रबी की फसलों का पूछे तो 1.5%। और अगर व्यापारिक फसलों का पूछता है तो व्यापारिक या व्यवसायिक फसलों का कितना है, 5% है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा सी। फिर प्रश्न संख्या 8, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो बेटा जी 1998-99 में प्रारंभ की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं केसीसी, और केसीसी योजना है ये प्रारंभ की गई थी 1998-99 में। क्या योजना है देख लीजिए, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अगर बात करें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ कब हुई, जैसा हमारे प्रश्न में पूछा है, तो 1998-99 में ये योजना प्रारंभ की गई है। पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है बैंकिंग औपचारिकताओं से मुक्ति, बैंकिंग औपचारिकता से मुक्ति दिलाना, इसका उद्देश्य रहा। किसान क्रेडिट कार्ड की पूछता है वैधता, तो किसान क्रेडिट कार्ड बेटा 5 साल तक वैलिड होता है। ऋण की अवधि यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है वो 12 माह के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, 1 साल के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इसलिए अगर प्रश्न हमारे से पूछता है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को किस प्रकार का वित्त उपलब्ध करवाया जाता है, तो बेटा जी अल्पकालीन वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। अल्पकालीन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को जो वित्त उपलब्ध करवाया जाता है वो बेटा जी कौन सा होता है, वो अल्पकालीन वित्त होता है। फिर ध्यान रखना, ब्याज की दर आप पूछे तो ब्याज की दर इस पे होती है, ब्याज दर वो 7% वार्षिक होती है, 7% वार्षिक ही। अगर 6 माह में भुगतान करता है, 6 माह में क्या कर रहा है भुगतान, तो बेटा ये जो 7% है ये 2 टुकड़ों में हो जाता है। इसमें 4% है वो तो ब्याज के रूप में फार्मर को देना पड़ेगा, और 3% है वो अनुदान के रूप में गवर्नमेंट है उसके द्वारा वहन किया जाता है। फिर ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में पहला किसान क्रेडिट कार्ड है वो 29 जनवरी 1999 को जयपुर जिले की सिरसी गांव के रामनिवास यादव को दिया गया था, और देने वाले कौन थे, अशोक गहलोत के द्वारा ये कार्ड 29 जनवरी 1999 को दिया गया था। अब अगला प्रश्न अपन देखें, प्रश्न संख्या 9, कि राजस्थान में पहला किसान क्रेडिट कार्ड कब और किसे दिया गया था। तो अपन ने देखा है कि राजस्थान में पहला किसान क्रेडिट कार्ड 29 जनवरी 1999 को दिया गया था, और किसको दिया गया था, रामनिवास यादव को दिया गया था। राजस्थान में पहला किसान क्रेडिट कार्ड 29 जनवरी 1999 को दिया गया था, रामनिवास यादव को दिया गया था। रामनिवास यादव हैं, इनका संबंध सिरसी जयपुर से हैं, और ये कार्ड देने वाले थे वो अशोक गहलोत थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 अपन देखते हैं, काजरी की स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ। ये वीडियो के एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। वीडियो बेटा काजरी, CAZRI, काजरी, काजरी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता रहे मेरे बच्चों, ध्यान रखना। पहली बात, काजरी है क्या है, हिंदी में नाम ध्यान रखें और अंग्रेजी में ध्यान रखें। काजरी है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ये काजरी का नाम है। काजरी की स्थापना है, वीडियो के एग्जाम में यही प्रश्न पूछा था। तो काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में। काजरी का पूछा जाए हेड ऑफिस की मुख्यालय कहाँ है, तो काजरी का मुख्यालय बेटा जोधपुर में है, जोधपुर में काजरी का मुख्यालय है।
और बेटा काजरी की एलडीसी के एग्जाम में काजरी का पूरा नाम पूछा था अंग्रेजी में, तो पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए काजरी क्या है? काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। मुख्यालय इसका जोधपुर में है। और मेरे बच्चों ध्यान रखना अंग्रेजी में इसका पूरा नाम है वो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उत्तर क्या हो गया? काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर में हुई। तो उत्तर कौन सा होगा? इसका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। वर्तमान में भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किस संस्था के द्वारा निर्धारित किया जाता है? कि भारत में जो कृषि उपज है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो बेटा वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो निर्धारित किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CACP। ध्यान रखना न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका निर्धारण कौन करता है? CACP, शॉर्ट में कहते हैं CACP और हिंदी में कहेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग। बेटा कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको शॉर्ट में अपन कहेंगे CACP, इसके द्वारा कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो घोषित किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना MSP का निर्धारण करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसका निर्धारण करने के लिए 1965 में एक आयोग स्थापित किया गया था। उसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग, जिसको कहते हैं APC, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। और इसी का नाम बदल दिया 1985 में, और 1985 में इसका नाम बदल के कर दिया कृषि लागत व मूल्य आयोग। कृषि लागत व मूल्य आयोग, जिसको कहते हैं CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो वर्तमान समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्तमान समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो किया जाता है CACP के द्वारा किया जाता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। और ये नाम कब से? ये नाम बेटा 1985 से है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भारत में किस प्रकार की भूमि सबसे अधिक है? यानी जोत आप देखें तो ये कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जोत है। जोत कहते हैं बेटा खेत को, कि भारत में सबसे ज़्यादा जोत है वो किस प्रकार की है? तो भारत में पूछ ले चाहे राजस्थान में पूछ ले, भारत या राजस्थान में सबसे ज़्यादा जोत है वो सीमांत जोत है। सीमांत जोत है, तो उत्तर क्या होगा? सीमांत जोत। अब ये होती क्या है ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। पहले तो बात है जोत का मतलब क्या है? जोत का मतलब है खेत का आकार। खेत को इकोनॉमिक्स में जोत कहा जाता है। और जोत बेटा 5 प्रकार की होती है। ये तो प्रकार ले लिया अपन ने, और ये इनका आकार ले लिया। जोत 5 प्रकार की होती है। पहली है सीमांत जोत, सीमांत जोत। नंबर 2 है लघु जोत। नंबर 3 है लघु मध्यम जोत। चौथी है मध्यम जोत और 5वीं है वृहद जोत। जोत कितने प्रकार की होती है? जोत 5 प्रकार की होती है। सीमांत जोत किसको कहते हैं? ऐसा खेत जिसका आकार 1 हेक्टेयर तक हो, 1 हेक्टेयर तक हो, उसको सीमांत जोत कहते हैं। ऐसा खेत जिसका आकार 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक हो, उसको बेटा जी कौन सी कहते हैं? लघु जोत कहते हैं। लघु मध्यम जोत किसको कहते हैं? ऐसा खेत जिसका आकार 2 हेक्टेयर से लेकर के 4
हेक्टेयर तक हो उसको लघु मध्यम जोत कहते हैं। ऐसा खेत जिसका आकार 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर तक हो उसको मध्यम जोत कहते हैं। और ऐसा खेत जिसका आकार 10 हेक्टेयर से अधिक हो, 10 हेक्टेयर से अधिक हो, उसको कौन सी जोत कहा जाता है? वृहद जोत कहा जाता है। अब चाहे भारत के संबंध में पूछे चाहे राजस्थान के संबंध में पूछे कि सर्वाधिक जोतें, तो सर्वाधिक जोतें हैं वो कौन सी? सीमांत जोतें हैं। ये ध्यान रखने की बात है। और ध्यान रखना, जोतों का औसत आकार देखें, जो जोत है जोत का औसत आकार अगर देखें, औसत आकार कि भारत में जोतों का औसत आकार कितना और राजस्थान में कितना है, तो भारत में अगर जोतों के औसत आकार की बात करें तो भारत में 1.15 हेक्टेयर है, 1.15 हेक्टेयर है। और राजस्थान में आप देखें तो राजस्थान में जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर है। ये ध्यान रखने की बात है। ये वाला डाटा कई बार पूछता है, ये आर्थिक समीक्षा का डाटा है कि राजस्थान में जोतों का औसत आकार कितना है, तो राजस्थान में जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर है। फिर अपन देखें प्रश्न संख्या 13 है, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीसी कल्चर का संबंध होता है वो होता है बेटा मछली पालन से। ध्यान रखना, 2-3 चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। या तो ये रिट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, रिट के एग्जाम से उठाया हुआ प्रश्न है कि पीसी कल्चर का संबंध किससे होता है। तो पीसी कल्चर का संबंध है वो बेटा किससे होता है? मछली पालन से। तो 2-3 चीजें यहां ध्यान रखना। देखो, एक तो पीसी कल्चर में आपने देख लिया मछली पालन। एक है एपी कल्चर है, इसका संबंध है वो है मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से। एक होता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशमी कीट पालन से, रेशमी कीट पालन से। एक होता है वो होता है विटीकल्चर, और विटीकल्चर है इसका संबंध होता है अंगूर की खेती से, अंगूर की खेती से। इनमें से बेटा प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए चारों ही पता होना चाहिए। अपन से पीसी कल्चर पूछा है तो पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीसी कल्चर का संबंध है वो मछली पालन से होता है। ये प्रश्न रिट के एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि अल्पकालीन कृषि वित्त कितने समय तक प्रदान किया जाता है? बेटा एग्रीकल्चर जो फाइनेंस होता है, कृषि वित्त होता है, वो 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। हमारे से प्रश्न पूछा यहाँ कि अल्पकालीन कृषि वित्त है वो कितने समय के लिए उपलब्ध करवाया जाता है? तो अल्पकालीन कृषि वित्त है वो 15 माह की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। तो देखिए आप कृषि वित्त देखें, कृषि वित्त 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अल्पकालीन शॉर्ट टर्म, एक होता है मध्यमकालीन मिड टर्म, और एक होता है दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म। अल्पकालीन कृषि वित्त है ये 15 माह की अवधि के लिए दिया जाता है, 4-15 मंथ्स, 15 माह की अवधि के लिए दिया जाता है। मध्यमकालीन कृषि वित्त हैं वो 15 मंथ से लेकर के 5 ईयर यानी 15 माह से लेकर के 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। और दीर्घकालीन कृषि वित्त है मोर देन 5 ईयर, 5 साल से अधिक की अवधि के लिए जो वित्त दिया जाता है वो कौन सा होता है? वो दीर्घकालीन कृषि वित्त होता है। अब आपको पता अल्पकालीन कृषि वित्त तो छोटे छोटे कृषि कार्यों के लिए दिया जाता है, जैसे किसान को खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, कीटनाशक दवाई खरीदनी है, मजदूरी का भुगतान करना है, ऐसे कार्यों के लिए अल्पकालीन मिलेगा। मध्यमकालीन आप देखें तो जैसे किसानों को बैलों की जोड़ी खरीदनी है, खेत में पंप सेट लगवाना है, भूमि में अस्थायी सुधार करना है, ऐसे कार्यों के लिए बेटा जी खेत में कुआं खुदवाना है, इनके लिए मध्यमकालीन मिलता है। जो बड़े बड़े कृषि कार्य हैं, जैसे बड़े बड़े कृषि यंत्र खरीदना है, नई भूमि का क्रय करना है या भूमि में स्थायी सुधार करना है, ऐसे कार्यों के लिए
किसानों को दीर्घकालीन कृषि वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप देखिए 15, कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो बेटा हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति है, हरित क्रांति का प्रारूप जो बना था, प्रारूप हरित क्रांति पे जो काम हुआ सारा वो हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना की देन है? तो हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना की देन है। हरित क्रांति का सारा काम है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाल बहादुर शास्त्री के समय करवाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। और बेटा जी इसे लागू जो किया गया, लागू जो हरित क्रांति लागू हुई है वो हुई है 1966-67 में। और ये जो पीरियड था वो था योजना अवकाश, योजना अवकाश का पीरियड रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है 1966 से 1969 तक का जो पीरियड है उसको प्लानिंग हॉलीडे कहा जाता है, योजना अवकाश कहा जाता है। तो प्रश्न अगर पूछता है कि हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना की देन है, तो बेटा तीसरी पंचवर्षीय योजना की देन है। और अगर प्रश्न ये पूछता है कि हरित क्रांति कब लागू हुई थी, तो ये योजना अवकाश काल के दौरान लागू हुई थी। 1966-67 में हरित क्रांति को लागू किया गया। और हरित क्रांति का उद्देश्य जो रहा है वो रहा है कृषि का आधुनिकीकरण करके कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, इसका उद्देश्य रहा है। फिर अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 अपन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो बेटा देखो हरित क्रांति के जनक की बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और भारत में, दोनों ही याद रख लो आप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में अगर इसका जनक पूछते हैं तो भारत में इसका जनक रहा एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन इसके जनक रहे हैं। तो बेटा प्रश्न हमारे से पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन रहे? नॉर्मन ई बोरलॉग रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 की भारत में हरित क्रांति का जन्म और जनक और जन्म स्थान। तो जनक तो आपने देख लिया, जनक तो कौन है? जनक तो एमएस स्वामीनाथन है। और जन्म स्थली रही है वो रही है पंतनगर, एमएस स्वामीनाथन और पंतनगर। ध्यान रखना, भारत का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था 1960 में। और वर्तमान समय में ये जो पंतनगर है ये उत्तराखंड में आता है, क्योंकि 2000 में उत्तर प्रदेश का विघटन हो गया और एक अलग राज्य बना दिया गया उत्तराखंड। तो वर्तमान समय में ये पंतनगर उत्तराखंड में आता है। तो एमएस स्वामीनाथन तो जनक है और पंतनगर इसकी जन्मस्थली है। ध्यान रखना, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तब तो पंतनगर यूपी राज्य में था, उत्तर प्रदेश राज्य में था। और वर्तमान समय में आप देखो तो ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, जब शुरू हुई थी हरित क्रांति तब पंतनगर उत्तर प्रदेश राज्य में था, और वर्तमान समय में आप देखें तो पंतनगर है वो उत्तराखंड राज्य में है। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए, एमएस स्वामीनाथन और पंतनगर। फिर आप देखें नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, किस राज्य को क्रमशः हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ मिला है? यानी हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो राज्य हैं वो कौन से हैं? तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य हैं वो हैं पंजाब और हरियाणा। सबसे ज़्यादा लाभ तो पंजाब राज्य को मिला है, और पंजाब के बाद में दूसरे नंबर पे जो लाभान्वित राज्य हैं वो है हरियाणा। तो बेटा हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव या सबसे ज़्यादा लाभ है वो क्रमशः किन राज्यों को मिला है? तो ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा राज्य को इसका सर्वाधिक लाभ मिला है। प्रश्न संख्या 19, हरित क्रांति से क्रमशः कौन सी फसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई है? यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे रहा है? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव है गेहूं और चावल पे। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं और चावल की फसल पे रहा है। इसलिए हरित क्रांति का
एक और नाम है गेहूं की क्रांति। हरित क्रांति को ही बेटा वो गेहूं की क्रांति कहते हैं। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जिस फसल पे रहा है वो गेहूं पे रहा है, इसीलिए हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न संख्या लास्ट, इसमें 20 प्रश्न लिए मैंने। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। बेटा श्वेत क्रांति को पूरी को समझ लीजिए। श्वेत क्रांति उस श्वेत क्रांति के दो नाम और हैं। श्वेत क्रांति को एक तो कहते हैं ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, और एक इसी को कहते हैं दूध की क्रांति, इसी को कहते हैं दूध की क्रांति। श्वेत क्रांति है ये प्रारंभ हुई थी बेटा 1970 में, ठीक है। 1970 में पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5 ईयर प्लान था, चौथा 5 ईयर प्लान, चौथी, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। श्वेत क्रांति है, इसका उद्देश्य रहा दूध की उत्पादकता को बढ़ाना। अगर बेटा श्वेत क्रांति का पूछता हमारे से जनक, तो जनक तो कौन रहे? जनक रहे वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। और अगर पूछता कि श्वेत क्रांति की जन्मस्थली, तो जन्मस्थली रही है आणंद, और आणंद का आनंद गुजरात में है। कौन सी डेयरी से? अमूल डेयरी से। और इसलिए अपन सुनते भी, ऐड सुनते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया। और दोस्तों ध्यान रखना, श्वेत क्रांति का ही परिणाम है कि आज विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, और भारत में राजस्थान राज्य का दूसरा स्थान है, और राजस्थान में जयपुर का पहला स्थान है। यानी भारत में दूध का सर्वाधिक उत्पादन, भारत पहले तो विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र है वो भारत है। भारत में दूध उत्पादन में पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा अपने राजस्थान का है, और राजस्थान में दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है वो कौन सा है? जयपुर है। तो मेरे बच्चों ये कृषि से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिटेल से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब अगले टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर के फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।